हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खूब अच्छे से होंगे, अपना ध्यान पढ़ाई में लगा रहे होंगे और इस टाइम को खूब यूटिलाइज कर रहे होंगे। हम एक बार फिर आपके बीच में आए हैं अपना एक नया चैप्टर लेकर के, एक नया यूनिट लेकर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर ही रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के आज न्यूमेरिकल्स हमारे बीच में यहाँ चल रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम न्यूमेरिकल्स का एक नया कुछ आपके बीच में लाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो आज हम इस न्यूमेरिकल को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एक बार चलिए फटाफट से ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल बेटा क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कहा तीन क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, क्या उन्होंने कहा, देखिए आर केप्ट एट द वर्टिसेस। किसके वर्टिसेस बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पर रखे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमारी जो वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वहां पर आप जाकर के देखेंगे तो मैंने आपसे वहां पे कहा है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ करके समझें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे ये इसमें क्या गिवन है। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे लायक हैं उनको मैं अंडरलाइन करूंगा, एक बार आप भी समझेंगे। तो कहाँ रखे हैं वो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, जिसके वर्टिसेस पर रखे हैं, ए बी सी उसका नाम दिया है और उसके साइड्स हैं बेटा 20 सेंटीमीटर। इन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड टू बी गिवन to a charge placed at the midpoint of BC so that the charge at A remains in equilibrium। तो दरअसल क्या बेटा ऐसा है कि ये पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल है। ठीक है, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट वो चीजें होती हैं जिनसे कुछ आपको आउटकम मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, what should be the sign and the magnitude to be given to a charge placed at the midpoint of BC so that the charge at A remains in equilibrium। इस क्वेश्चन में डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम। और डायग्राम क्या है बेटा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां मैं बना रहा हूं, देखिए एक बार जरा चीज को। ठीक है, इस पॉइंट को इन्होंने A कहा है, ये जो पॉइंट है ये B है और ये वाला पॉइंट हमने C कंसीडर किया है। इस गिवन क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इनकी साइड तो 20 सेंटीमीटर है और जो चार्जेस देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, लेकिन ये न्यूमेरिकल का जो डायग्राम हमें गिवन है उसमें हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, डायग्राम में बना रहा हूं मैं, ये +2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है और ये भी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ये तो देखिए यहाँ तक का पार्ट हो गया, हमने इतना पढ़ा 20 सेंटीमीटर तक पढ़ा और उसको डायग्राम के फॉर्म में ले आए। अब आगे क्या कहा गया है, व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड टू बी गिवन। किसको देना है बेटा, किसको देना है मैग्नीट्यूड और साइन, उस चार्ज को जो कहां रखा जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये है BC, ये इसका मिड पॉइंट मैंने D कंसीडर कर लिया, यानी मुझे यहां पर बेटा एक चार्ज रखना है इस जगह पर। और उस चार्ज को करना क्या है, उस चार्ज को बेटा इस चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। ये यहां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब चलिए ऐसा करते हैं, अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये आखिरकार ये इसको इक्विलिब्रियम में रखने की बात कर क्यों रहा, क्या जरूरत पड़ेगी उसको इक्विलिब्रियम में रखने की। पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि ये इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा बेटा, जब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस निकालेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले ये चीज समझने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए इस वाले पार्टिकल पर ये जो A पर रखा है, इसके वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ना, आप देख सकते हैं ना, साइन अपोजिट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। सिमिलरली इधर से भी क्या लग रहा होगा, ये वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब सुनो बात, देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम हो गया ना, तो इसका मतलब ये दोनों इस वाले पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। सपोज कीजिए कि वो फोर्स जो इस तरफ लग रहा है ना, ये इस तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन है तो वो उसको उधर पुल करेगा। सपोज कीजिए उसको FB मान लिया जाए और इधर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको हम FC मान लेते हैं। तो चलिए जरा इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और मैंने एक स्ट्रिंग इस तरह से बांधी और एक इस तरह से बांधी, मैंने यहाँ पर दो लड़के खड़े कर दिए, मैंने कहा ऐसा करो बेटा, इसको पुल करो अपने अपने डायरेक्शन में। तो एक इधर पुल करेगा, एक इधर पुल करेगा। कॉमन सेंस क्या कहता है, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा। अब दो चीजें हो सकती हैं,
इन दोनों के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स इक्वल होगा तो कुछ और कंडीशन होगी, लेकिन अगर फोर्स अनइक्वल होगा तो कुछ और कंडीशन होगी। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों के फोर्सेस इक्वल है। ये मेरा FB है, ये मेरा FC है। मैंने कैसे कह दिया कि फोर्सेस इक्वल है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनके Q1 Q2 की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अभी किधर जाएगा? ये बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, इस पूरी कंडीशन को जरा यहां लाके देखिए। ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वो स्ट्रिंग्स है, ये दोनों इक्वल फोर्स लगा करके अपनी अपनी तरफ उसे खींच रहे हैं। तो बॉडी कहां जाएगी? ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पर डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? लेट दिस बी FR। FR क्यों? क्योंकि वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। किसका? इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, अब बेटा क्या है कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, यही वाला फोर्स इस वाले चार्ज को नीचे की तरफ मूव करवा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे इसीलिए कहा है कि आपको क्या करना है कि इस D पॉइंट पर एक चार्ज रखना है इस जगह पर, और उस चार्ज की क्या साइन हो, उसका क्या मैग्नीट्यूड हो, ताकि वो इसको नीचे आने से रोक दे। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, असल में ये है कितना। भाई जब आपको पता होगा कि भैया डाउनवर्ड नीचे इतना फोर्स लग रहा है, तो आप उतना ही फोर्स ऊपर लगा दीजिए। क्या होगा? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो वो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ना। यानी इस बात को समझने के लिए कि यहां कितना चार्ज रखा जाए और उसका क्या साइन हो, यह समझना जरूरी है कि इस वाले चार्ज के ऊपर कितना डाउनवर्ड फोर्स यहां पर लग रहा है। यानी हमको FR निकालना है। क्या निकालना है? FR यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। 11th क्लास सबने पढ़ी है, तभी हम क्लास 12th में है ना। अब रिजल्टेंट फोर्स FR निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, या किसी भी चीज का आप रिजल्टेंट जब निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है FA² प्लस FB² प्लस 2FA FB cos थीटा। यही तो होता है। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं तो मेरा FR का वैल्यू आ सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा मेरे साथ, ना तो मेरे पास FA है और ना FB है और ना मेरे पास थीटा या कहीं क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, डिकोड हो रहा है ना। अब डिकोडिंग के दौरान ये समझ में आया कि पहले तो मुझे FA निकालना चाहिए, फिर मुझे FB निकालना चाहिए, फिर मुझे कहीं से थीटा लाना चाहिए, उन सब को लाके यहां पुट कर देना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा? FR मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा? अभी हम चलते हैं FA और FB कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज एट B। क्या नाम दे दें उसको? मैं उसको नाम देता हूं FB। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे? दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है ना आपके बीच में, क्या नाम है उसका? कूलम्ब्स लॉ। आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो FB जब आप निकालेंगे बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं आप। इसका वैल्यू आपको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 × 10⁹। ठीक है, चार्जेस देखिए जरा यहां पर बेटा, ये माइक्रो कूलम में गिवन है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेना ज्यादा बेहतर रहता है। ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पावर तो देखो इन्वॉल्व हो ही गई ना। तो अब आप चाहोगे इस पावर को आप रिमूव करो। अब ये पावर तो पावर से ही रिमूव होगी, तो पावर को रिमूव करने के लिए पावर लानी पड़ेगी। तो पावर कैसे लाएंगे? जब हम माइक्रो कूलम को बेटा कूलम में कन्वर्ट करने जाएंगे तो पावर अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, कभी बेटा अगर आपको माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे इसके लिए बेटा? आप जो भी माइक्रो कूलम वाली वैल्यू गिवन है ना, उसको 10⁻⁻⁶ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अपना वैल्यू किसमें मिल जाएगा? कूलम में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी Q1 का वैल्यू कितना देख रहे हैं आप? चलिए लेट दिस बी Q1। इस पर्टिकुलर केस के लिए लेट दिस बी Q1। तो Q1 की वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम। मुझे उसको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दूं। अब Q2 पर आ जाते हैं। ये लिखिए 3 माइक्रो कूलम मुझे कूलम में करना है, तो 10⁻⁻⁶ से इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया। अब जरा एक बात के लिए यहाँ रुकेंगे। ठीक है, एक बहुत जनरल सी एक डाउट यहाँ पर मन में आती है, मैं थोड़ा सा उसको आपको समझा दूं।
कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये माइनस था, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया आपने? देखिए एक छोटा सा मैं आपको समझाऊं बेटा, ये जो माइनस साइन, ये जो प्लस साइन होता है ना, ये केवल नेचर शो करने के लिए होता है, केवल नेचर शो करना होता है। इसका कोई वैसा यूज नहीं है कि हम यहाँ इसको यूज करें। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये चार्ज कैसा है नेगेटिव और वो चार्ज कैसा है पॉजिटिव। इसका कैलकुलेशन में कभी यूज मत करिएगा, वरना आपका वैल्यू गलत हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर का वैल्यू पुट करेंगे। आर क्या होता है? आर बेटा होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का वो डिस्टेंस। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अभी प्रॉब्लम एक है कि हम इसको सेंटीमीटर अगर लेंगे तो वो सीजीएस फॉर्म में आ जाएगा, उसको एसआई में ले आते हैं। कैसे लाएंगे उसको आप एसआई में? इतना तो मेरे ख्याल से आपको आता होगा, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि कहीं ध्यान ना हो तो एक बार उसको समझ लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? आप यही कर सकते हैं ना बेटा कि आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये डिवाइड करने से क्या है ना, थोड़ा पॉइंट में चले जाते हो आप, थोड़ा अवॉइड करो, छोड़ो उस चीज को, आगे बढ़ो। इससे बेहतर क्या है? बेहतर बेटा ये है कि जो सेंटीमीटर की क्वांटिटी है ना, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में। देखिए ना, पॉइंट में से बच गया ना, तो यही आपको बेटा यहाँ पर करना है। तो 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट भी करना है, और साथ साथ चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी आपको करना है। ये दो चीजें हमें जरूर करनी है। बहुत जल्दबाजी में एक कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे से पहले हुआ करती थी जब मैं स्कूल डेज में था, क्या होता था बेटा कि हम जल्दबाजी में स्क्वायर करना भूल जाते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स क्या है, इन्हें माइनर मिस्टेक्स कहते हैं। ये आप जानबूझ के नहीं करते, लेकिन ये लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हो जाती है। तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ाने के लिए आपको बार बार न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज समझाई है और मैं फिर रिपीट कर दूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके कई सारे बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, अब कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान है बेटा। सिमिलर क्वांटिटीज को एक साथ करो। ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, एक साथ ले। ये पावर के नंबर्स को एक साथ लो। ये स्क्वायर करके फिर इनको भी सेम चीज करो, जो पावर के नंबर अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। ये आपको करना है। तो चलिए यही करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 9 को 2 से किया तो 18, और ये कितना आ जाएगा 54। 10 की पावर यहां पर देखिए 9 है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 है। मैथमेटिक्स क्या कहता है? अगर बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, यानी इसको ऐड करना है। लेकिन मैथमेटिक्स ये भी कहती है कि जिनके साइन सेम होते हैं वही ऐड हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके क्या लिख देंगे आप? -12। मैथमेटिक्स ये भी कहता है कि अगर दो नंबर्स अपोजिट साइन के हैं तो वो कभी भी ऐड हो सकते हैं ना। तो इनको ऐड करने के लिए मैं कह तो रहा हूं आपसे, लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगा। तो क्या होगा? ये कितना बचेगा? -3 बच जाएगा। तो मैं इस पूरे के बदले, इन तीनों के बदले यहाँ 10⁻³ कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए स्क्वायर करता हूँ। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, और 10 की इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। इस पावर को ऊपर लेके आइए। लेकिन देखिए ये यहाँ 2 जीरो है ना, इन 2 जीरोस को भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम किस में कर सकते हैं बेटा? इनको हम 100 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे 100 के टर्म में लिखेंगे। आप इस 4 को 4 × 100 कर लेता हूं, और 100 को 10 की पावर 2 कहते हैं आप, है ना। अब यहां फिर बेस सेम हो गया, फिर से पावर्स को ऐड करेंगे आप। तो यही देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरी क्वांटिटी के बदले आप इसको 54 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻², आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी यहां से ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, उसको आप ऊपर ले गए ना। अब क्या हो जाएगा? 54/4 × 10⁻1 बचेगा। कैसे 1 बचा? इसको जब आप ऊपर लाएंगे ना इस चीज को, तो ये +2 हो जाएगा। -3 + 2 तो -1 बचेगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर करते हैं इसको 13.5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर आ गया आपके पास। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ना, एक मिनट, इसको आप बल्कि अलग लिख के देखें। ये 27/2 बचा आपके पास, तो ये बचा आपके पास 13.5 × 10⁻1। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे? अपॉन में लाएंगे, तो ये अपॉन में क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो यहां से हट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? 1.35 न्यूटन। ठीक है,
लीजिए ये हमारा FB यानी कि पहला वाला फोर्स निकल करके आ गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं किसके पास। देखिए मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, FR निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे। FR दो चीजों पे डिपेंड करेगा, FA FB और थीटा पर डिपेंड करेगा ना। FA तो निकल गया, अभी बारी किसकी है, FB की बारी है, सॉरी FC की बारी है, FC। तो अब हम FC निकालेंगे, ठीक। तो FC निकालने के लिए वही सारा प्लेटफॉर्म फिर लेकर के आना है, वही कूलम्स लॉ में वैल्यूज डालनी है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, दोबारा उस सबको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्जेस अभी भी सेम है, अभी भी डिस्टेंस वही है, उस सारी कैलकुलेशन से अभी भी आंसर 1.35 न्यूटन ही आना है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा इस बार, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज एट C, क्या नाम होगा उसका, FC। तो FC भी कितना जाएगा 1.35 न्यूटन, और FB तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.35 न्यूटन। तो FA और FB का वैल्यू आ गया। निकालना क्या है, FR निकालना है। FR कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा, ठीक है। चलिए FR के पास चलते हैं। सो रिजल्टेंट, अच्छा मैं एक थोड़ा सा यहाँ बीच में आपको रोकता हूँ, ये थोड़ा हम ये जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कब रिजल्टेंट निकालना है फोर्सेस का और कब नहीं निकालना है। तो बेटा जब दो फोर्सेस एक स्पेसिफिक एंगल पर काम कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस किसी स्पेसिफिक एंगल पर काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बेटा हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, सपोज कीजिए कि ये आपस में यहाँ कनेक्ट ना होते, ये कोई इनिशियल वेक्टर्स ना होते, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट ना हो रहे होते, तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना पॉसिबल नहीं था और हम तब ये सब कुछ करते भी नहीं, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट फोर्स FR निकालना है। फोर्स रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होगा FA यानी कि FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। मैं यहां से आपको एक चीज समझा दूं बेटा कि आप यहां से देख रहे होंगे कि FB किसके इक्वल आ रहा है, FC के इक्वल है ना। स्मार्ट तरीके से न्यूमेरिकल करने में क्या होता है, समय बचता है, टाइम बचता है, और समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। यहाँ वैल्यू पुट करके बहुत सारे बच्चे ना वो प्रॉपर वे में चले जाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर सबको ऐड करेंगे, फिर वो रूट निकालने जाते हैं, और इतनी देर में तो एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है, टाइम निकल चुका होता है। स्मार्ट तरीका क्या है, अगर ये इक्वल है ना, अब बेटा देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ना कि इक्वल है रिप्लेस कर लो, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लगी जाए, क्योंकि क्या पता अगले क्वेश्चन में ये जो फोर्स आप निकाल रहे हैं इक्वल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको फिर वही तरीका है कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करें। तो अब आप वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं, इसको FB रहने दूं, FC और FB इक्वल है ना, चलिए इसको भी FB का स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए इसको भी, ये FB है और ये FC, सॉरी इसको भी हम ऐसा कर लेते हैं FB इंटू कॉस थीटा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये FB इंटू FB, इसको FB स्क्वायर कर दूं क्या। अब देखिए ना, प्लस के इधर से क्या है, FB स्क्वायर कॉमन है, और फिर ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर भी तो आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, FR किस फॉर्म में आ जाएगा, FB रूट से बाहर आ गया। यहां से क्या बचा 1, यहां से भी क्या बचा 1, और यहां से क्या बचा, यहां से बचा 2 इंटू कॉस थीटा। अब लड़ाई थीटा के बारे में, न्यूमेरिकल में कहीं कोई एंगल गिवन नहीं है, कहीं कोई क्लू नहीं जहां से आप एंगल निकालो, लेकिन मैंने कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने देखिए शुरू में आपसे कहा था, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यही मेरे को थीटा प्रोवाइड करेगा। अब आपको थीटा यहां पे यूज करना है। ट्रायंगल है इक्विलैटरल एंड वी ऑल नो दैट कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, ये अंडरस्टूड है। तो मैं वहां से 60 पिक कर रहा हूं, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, यहां पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज ये इसकी FB की वैल्यू पुट कर लो 1.35, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1.35 इंटू अंडर रूट 3 बचा ना आपके पास, वहां पर देखिए
अब आप देखें ना, ये देखिए अभी क्या होता कि अगर आप इनका 1.35 को स्क्वायर करते, फिर स्क्वायर करते, फिर इंटू करते, शायद ये 1 2 3 4 लाइन में आपका आंसर निकलता भी ना, और हो सकता है उतने लंबे कैलकुलेशन में कहीं पॉइंट की एरर, कहीं कैरी करने की एरर हो जाती, तो हमको बेटा उसको अवॉइड करके चलना है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि मुझे प्रॉपर स्टेप दिखाइए, वो आपसे कहता है कि कैलकुलेशन में फॉर्मूला जरूर यूज करो और सही आंसर निकालो, स्टेप आप शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल एफ आर की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर निकल करके आ गई है, तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं, ठीक है। इधर एफ आर निकालने के लिए मुझे 1.35 को मल्टीप्लाई करना होगा √3 से, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.34 न्यूटन के आसपास आपका वैल्यू आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, ठीक है। तो एफ आर तो हमें मिल गया, यानी हमको ये भी पता लग गया कि वो जो डाउनवर्ड फोर्स यहां लगना है ना इस जगह पर, यहां डायग्राम को देखिए आप, ये जो डाउनवर्ड फोर्स यहां लग रहा है ना, जो इस चार्ज को नीचे की तरफ मूव करा के लाएगा, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, वो कितना है 2.34 न्यूटन है। अगर मैं किसी तरीके से इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं तो मुझे इस फोर्स को कैंसिल करना होगा। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है, अब आप मैं जहां पर जो गिवन था वो सब खत्म हो चुका है, अब लॉजिक लग रहा है, तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए इतना ही फोर्स 2.34 न्यूटन का ही फोर्स कहां लगाना होगा बेटा, यहां से अपवर्ड लगना चाहिए, बिल्कुल इसके डायरेक्शन में, ठीक है ना। कितना फोर्स 2.34 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगे और 2.34 का नीचे भी लग रहा है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। देखिए अब यहां पर आप ये सोचने की बात है कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, एक तो साइन निकालना है, एक मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड तो बाद में निकालेंगे, पहले साइन कहा है तो पहले साइन निकाल लेते हैं। जरा सोचिए कि अगर आपको इस फोर्स को कैंसिल करना है तो आप चाहते हैं कि अपवर्ड फोर्स लगे, और अपवर्ड फोर्स कौन सा चार्ज लगाएगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और मैं इसको नेगेटिव चार्ज दे देता हूं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में तो अट्रैक्शन लग जाएगा ना। अट्रैक्शन लगने का मतलब वो और तेजी से नीचे आएगा फिर, लेकिन हमको नीचे नहीं लाना, हमको उधर रोक के रखना है उसको। तो बेटा ये चार्ज निगेटिव तो कहीं नहीं हो सकता, और आप जानते हैं कि बॉडी पर दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, अगर पॉजिटिव या फिर निगेटिव। निगेटिव हो नहीं सकता तो बचा क्या, पॉजिटिव। यानी वो साइन जो हमें यहां चार्ज को देना है वो कैसा होना चाहिए, साइन पूछा है, साइन शुड बी पॉजिटिव, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि द बॉडी शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो साइन तो समझ में आ गया आपको, फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। आप यहां पर नेगेटिव अगर चार्ज देना चाहते हैं, अगर चाहते नहीं इसका आंसर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में बेटा क्या होगा कि ये जो फोर्स है वो उसको उस पॉजिटिव फोर्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या हो सकता है ये वहां चला जाए। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, एक दूसरे को ये मूव कराना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम इनको चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमें यहाँ पर एक चार्ज देना होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए और इस फोर्स को कैंसिल आउट भी कर दे। तो इसलिए हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एफ आर का वैल्यू भी आ गया और हमारे पास एफ ए एफ बी का वैल्यू भी आ गया। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। मुद्दा है अब मैग्नीट्यूड निकालने का। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना होगा। और मैं यहां डायग्राम को फिर से एक बार बना देता हूं आपके लिए, क्योंकि हमें डायग्राम से जो चाहिए था वो हम ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं। अब अगली कैलकुलेशन के लिए थोड़ा एक बार फिर डायग्राम को साफ साफ बना के देख लेते हैं। ये लीजिए, ये डायग्राम मैंने फिर से बना दिया। ये आपका एफ ए है, सॉरी ये ए है, और इस पॉइंट पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ये बी है, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ये सी है, -3 माइक्रोकूलम का यहाँ भी चार्ज रखा है। ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ डी जिसपे हमें एक और चार्ज रखना है जो कि क्या करे, ए को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आए। ये हमको करना है। और डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, यहां पर ये फोर्स मुझे पता है, ये फोर्स है 2.34 न्यूटन, क्योंकि मैंने अभी से कैलकुलेट किया ना बेटा एफ आर, जो एफ आर निकाला वही तो वहां लगेगा। अब मुझे इनके बीच में लगने वाला फोर्स पता है। इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस r निकाल सकूं तो q1 गिवन है और q2 हमें मिल जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात तो मुझे लगता नहीं होगी। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये मिड पॉइंट है तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर होगा।
अगर मैं कहीं से पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकूं तो मुझे ये परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा और वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अगले पार्ट में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी यूज करा बेटा, और पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 400 आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि हमको AD चाहिए, बेस 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया। दैट करते हैं, टाइम बचाते हैं अपना। तो AD कितना हो गया, ये स्क्वायर है यहाँ पर, AD स्क्वायर कितना हो गया 300, AD कितना हो गया √300, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप 10√3, यानी मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू 10√3 आ गया, सेंटीमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर है, हमें किस में यूज करना है, मीटर्स में करना है ना। क्यों मीटर में करना है, क्योंकि आपने जो फोर्स निकाला है न्यूटन में निकाला है, वो किस में है, SI में है। तो इसी साथ AD को 10√3 को 10⁻² से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा AD का वैल्यू, अब यहाँ से देखें अगर, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि इसको √3 रख देते हैं से इंटू इसको 10⁻1 कर लेते हैं। देखिए ना यहाँ पे पावर 1 है, वो -2 है, तो पावर कितना बचेगा -1 बचेगा। ये मेरे पास मीटर में आ गया वैल्यू। अब मुझे फाइनली क्या निकालने जाना है, फाइनली मुझे बेटा अब Q का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AD का वैल्यू √3 इंटू 10⁻1 मीटर में आ गया, और मेरे पास FR की वैल्यू भी है और मेरे पास Q1 की वैल्यू भी है। Q1 कितना है, Q1 ये +2 माइक्रोकूलम बेटा हमारे लिए Q1 का काम कर रहा है। अब चलिए फाइनली लास्ट टाइम हम कूलम्स लॉ को यहां पर यूज करते हैं, अगेन यूजिंग कूलम्स लॉ। FR 1/4πε0 Q इंटू Q1/AD स्क्वायर, R के बदले AD स्क्वायर कर लेते हो। FR कितना निकाला आपने बेटा 2.349 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 इंटू 10⁻6, क्योंकि वो माइक्रोकूलम में ना तो वो कूलम में भी तो आएगा, अपॉन AD के बदले क्या ले लेंगे आप √3 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले फिर वही प्रोग्राम दोबारा से कि सेम नंबर्स को एक साथ ले आओ, पावर्स को एक साथ लेके जाओ, इंटू Q बचा, इसका स्क्वायर किया तो 3 हो गया और इसका स्क्वायर 10⁻2 हो गया। ठीक हो गया ना, इसको कैंसिल आउट किया आपने तो 6 आ गया। अब हमको Q निकालना है, तो क्या करते हैं Q निकालने के लिए हम लोग ये पोर्शन में रिमूव करके अपना यहाँ वैल्यू लेता हूं। तो यहां से जब आप Q निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको यही रहने दो, बाकी सबको इधर लेके चले आओ। तो क्या आ जाएगा Q 2.34 इंटू 10⁻2 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करें, 2.34 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻5 बन जाएगा, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.39 10⁻5 कूलम, ये हमारा Q का वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारा जो क्वेश्चन था ना उसमें सारी वैल्यूज माइक्रोकूलम में गिवन थी, तो अगर आप चाहें तो इसको कूलम में छोड़ दें, लेकिन बेहतर होगा कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन ने पूछा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अब कूलम को माइक्रोकूलम में कैसे करेंगे, माइक्रोकूलम को कूलम में करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया था ना, ये कूलम में है, यहाँ 10⁻6 में रिमूव करूं, यहाँ से हटा दूं इसको, तो आप क्या आ जाएगा माइक्रोकूलम में आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर तो 10⁻5 है, -6 तो है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, जब हमको माइक्रोकूलम में जाना है तो उस 10⁻6 होना ही चाहिए यहाँ पर, तो ले आते हैं ना। क्या करेंगे उसके लिए, एक 10 से इंटू एक 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.9 बन जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 10 बचा है, जब उसको आप ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -6 हो जाएगा ना। अब आप जब -6 को यहां से रिमूव करेंगे बेटा, तो ये 3.9 माइक्रोकूलम आपका वैल्यू आएगा, एंड ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल।
अब चलते हैं आज के अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। लीजिए बेटा, तो ये है आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी कैपिटल Q चार्ज एंड द अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर कैरी स्मॉल q चार्ज ईच। जो उन्होंने कहा है उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट दिस बी अ स्क्वायर। इसके दो कॉर्नर ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक ये कॉर्नर है हमारा B, ये है A, ये कॉर्नर C, ये कॉर्नर हमारे लिए D हो सकता है। सपोज कीजिए कि इन पर और इन पर क्या ले लिया गया बेटा, कैपिटल Q चार्ज ले लिया है। तो बाकी जो दो बचेंगे उसमें स्मॉल q चार्ज आपको लेना है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि फिलहाल हमें इनके नेचर के बारे में कुछ नहीं पता, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और बेटा ये भी नहीं पता कि इस स्क्वायर की साइड्स कितनी है और निकालना क्या है। तो उन्होंने कहा है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है ना किस पर, कैपिटल Q पर, कौन से वाले पर, पता नहीं इस वाले पर कि उस वाले पर, इन दोनों में से किसी भी एक कैपिटल Q पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 अगर है तो बताइए कि कैपिटल Q और स्मॉल q आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ चीजें यहां बेटा लेट करनी पड़ेंगी। तो हम ऐसा करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बी स्मॉल a। मान लेते हैं कि ये कितना है, इसकी साइड्स कितनी है बेटा, स्मॉल a है कि नहीं। अब चलते हैं आगे। अब यहां आगे चलने से पहले काम और कर लेते हैं बेटा कि इसका डायगोनल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या करेंगे, जब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इस पर 0 है तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है ना वो इसके वजह से भी लग रहा होगा, इसके वजह से भी लग रहा होगा और उसकी वजह से भी लग रहा होगा। तो इनका तो मुझे डिस्टेंस पता है, लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकालूंगा तो डिस्टेंस पता है क्या मुझे, इसका नहीं पता ना। तो मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं। डायगोनल है, आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिर वही करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेटा BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस एक और A स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो यहां से BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, A√2। यानी मैंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, A√2 यूनिट्स। अब वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किसी में भी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सुनिए बात ध्यान से, मैं कुछ बातों को यहां आपको पहले समझा दूं बेटा। इस पर लगने वाला फोर्स मैं मान रहा हूं कि 0, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा। तो फिर भी जरा बात सोचिए कि इस पर एक फोर्स इधर तो लग ही रहा होगा ना, और किधर लग रहा होगा, और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा। कैसे पता, ये सब कुछ हमें कैसे पता कि ये फोर्स यहां लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो बेटा इसी चीज को समझने के लिए पहले ये समझाने के पहले अब मैं आपको ये समझा दूं कि इनका नेचर पता करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनका नेचर पता होना। तो फिलहाल देखिए, जब दोनों Q है तो दे आर सिमिलरली चार्ज। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि एक फोर्स यहां लग ही रहा होगा, ठीक है ना। ये वो फोर्स है जो B लगा रहा है D पर। अब ऐसा करो कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लो, तो एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब क्या है बेटा कि इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है। मैंने नहीं कहा ऐसा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहता है। ये देखिए लगने वाला फोर्स 0 है ना, इसका मतलब क्या है कि जो ये फोर्स है ना, ये वाला ये फोर्स भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए अब आप सोच रहे हो सर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसको तो कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। हाँ कैंसिल हो रहा है, इसीलिए तो इसी को समझाने के लिए आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लिए। अब देखिए इतना तो पता है ना कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको कैंसिल कर रहा है। और वो फोर्स किधर लग रहा होगा, इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, है कि नहीं। ऊपर लगने का मतलब क्या है कि यहां से कोई फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये माइनस चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना नीचे। अगर नीचे वाले को प्लस ले रहे हो, ऊपर को माइनस लेना होगा। सिमिलरली एक फोर्स इधर जा रहा है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अभी क्या होगा,
ये भी कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। क्लियर हो गया? यानी हमें इन दोनों का नेचर यहां पर निकालना पड़ा, माइनस क्यू। तो अब ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो यह आ जाएगा एफ बी कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा। ये जो फोर्स है बेटा इसको एफ सी लेना पड़ेगा, और ये जो फोर्स है इसको एफ ए ले लेता हूं। इतना क्लियर हुआ आप भाई? ये मुझे रिजल्टेंट फोर्स 0 था यहां पर, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसे कैंसिल तो मैं कैसे करूं? कैंसिल करने कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, तो मैंने इसलिए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लिए। इधर थीटा माना तो जहां थीटा होता है वहां कॉस होता है, तो दूसरा तो साइन आ जाएगा। अब देखिए ये फोर्स इसके इक्वल अपोजिट है, ये फोर्स इसके इक्वल अपोजिट है, तो इस वजह से ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, और इस सिचुएशन में क्या आएगा, क्यू पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ो। अब यहां से आप देख सकते हैं कि एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी साइन थीटा के इक्वल आ गया ना, एफ बी साइन थीटा आ गया। और क्या हुआ, एफ सी किसके इक्वल आ गया, एफ बी कॉस थीटा के इक्वल आ गया। एफ सी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। यहां से आपको दो इक्वेशन मिली। मैं एक बार फिर से सोच रहा हूं कि आपको ये समझा दूं कि मैंने सब कुछ क्यों किया। देखिए बेटा, इस वाले पर टोटल फोर्स 0 है, इसका मतलब कि इस पर लगने वाले 3 फोर्सेस कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस तो चलो आपस में परपेंडिकुलर है, साइन 90 90 कुछ करके आप 0 कर लेंगे, लेकिन ये वाला फोर्स कैसे ब्रेक होगा, ये तो नहीं ब्रेक हो पाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने पड़े, एक ही आया और एक ही आया। और जब इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दिए आपने, तो फिर क्या हुआ, वो एक इसके इक्वल हो गया, एक इसके इक्वल हो गया, और वही मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इन दोनों में से बेटा कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लीजिए, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, आंसर दोनों से निकल जाएगा, चॉइस इज योर्स। अब आपके पास एफ ए का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ना, एफ फोर्स है ना एफ ए के बदले आप क्या लिखेंगे, मैं बताता हूं अभी, फिलहाल यहां पर जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ ए के बदले आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो Q1 की जगह कौन ले लेगा, Q1 की जगह ये Q ले लेगा, और Q2 की जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, आएगा ना। और आर स्क्वायर के बदले इनका डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि कितना है, ए स्क्वायर। अब जरा इक्वेशन के उस तरफ चलिए। अब आपको एफ बी निकालना है, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार Q1 के बदले भाई एफ बी ले रहे हो ना, एफ बी तो ये वाला फोर्स है ना, इनके बीच लगने वाला फोर्स। तो इस बार Q1 की जगह कौन ले लेगा, इस बार Q1 की जगह फिर Q ले लेगा, और Q2 की जगह ये वाला Q ले लेगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आपने निकाल लीजिए, a√2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब क्या है कि यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई, थीटा कितना ले लें। तो जरा डायग्राम के पास चलते हैं दोबारा। अगर आप देखें तो इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में बनने वाला नेट एंगल कितना है, 90 डिग्री, हमेशा ही होता है। और ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 हो गया। तो यहां साइन 45 रख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, यहीं पर लिख देता हूं बल्कि मैं, क्योंकि मुझे डायग्राम को अभी दोबारा फिर यूज करना है किसी और पर्पस के लिए। यहां से बचा q/a², ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से बचा कैपिटल Q, ये हो गया a² √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ लोग यहां पर क्या कर रहे थे बेटा, कहीं बुक्स में आप देखेंगे वो यहां विद साइन चलते हैं, कोई जरूरी नहीं विद साइन चले। साइन तो केवल सिर्फ इसलिए है कि नेचर के लिए था ना, हमें नेचर नहीं यूज करना तो हम नहीं यूज करेंगे उसको। a² से a² कैंसिल आउट किया आपने,
तो ये आ गया 2 रूट। तो कैपिटल क्यू कैसा है, 2 रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू हो गया ना। यही तो आपको पता करना था कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि गिवन कुछ भी नहीं था, कुछ भी गिवन नहीं था और सब कुछ हमने अपनी तरफ से निकाला। हम थीटा भी खुद निकाला, हम लोगों ने इसके साइड्स भी खुद ही लेट किए, हमने फॉर्मूला भी खुद यहाँ पे समझा कि भाई क्या लगाना है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल क्यू कैसा है, 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू इज 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। तो ये है आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन एक छोटी सी बात, अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है। ये सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि यही डायग्राम कुछ बच्चे किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही तरीका है। मैं यहां पर दोनों तरीके मेंशन कर दूं। लेट दिस बी अ स्क्वायर, ये आपने कैपिटल क्यू लिया था, ये स्मॉल क्यू थे आपके जो कि नेगेटिवली चार्ज थे। मैंने एक फोर्स बाहर की तरफ निकाला था ना, ये देखिए, ये है कि नहीं, और फिर इसके मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए, वहां पर आपने देखा भी। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप पहले एफ ए निकालें, एफ सी निकालें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां वर्क कर रहा होगा, इधर वर्क करेगा ना, और फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल आ गया ना। आप इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, तभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये दो तरीके थे, डायग्राम इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकते हो जैसा हमने किया, और आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इक्वल करके भी ऐसा कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको इन न्यूमेरिकल्स में अगर कोई डाउट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जहां तक मेरे इस चैनल की बात है, मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है हमारी। लगभग यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास कलेक्शन है, वो सब हम आपको व्हाइट बोर्ड पर यहाँ करा के दिखाएंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, या अगर आप कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा लेकिन आपको नहीं क्लियर हुआ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।